क्या बोलो, कोई डाउट, कोई खतरनाक चीज कुछ लगा इसमें? ये तो सिंपल सा रिजल्ट है लेकिन काफी यूजफुल है। ये कैपेसिटर में भी काम आया था ऐसा ही, इंडक्टर में भी उस वही रिजल्ट उसी तरह से आया। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि इंडक्टर और कैपेसिटर का काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। और वो स्टोर्ड एनर्जी किससे खर्च हो सकता है, हमेशा रजिस्टर से ही खर्च होगा। तो अगर सर्किट में केवल इंडक्टर है, रजिस्टर है, मतलब समझ लो कि इंडक्टर का एनर्जी रेजिस्टेंस से ही खर्च होगा। तो कितना टोटल खर्च होगा रेजिस्टेंस से, जो इंडक्टर में शुरू में स्टोर है। इस तरह से कैपेसिटर और रजिस्टर वाला सर्किट है, सीआर सर्किट है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है, अगर कैपेसिटर डिस्चार्जिंग होना शुरू करता है तो उसका एनर्जी किससे लॉस होगा, रेजिस्टेंस से। टोटल कितना लॉस होगा, जो कैपेसिटर में इनिशियली स्टोर्ड है। अब मान लो कि ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है, केवल इंडक्टर है और कैपेसिटर है। इंडक्टर कैपेसिटर है, यानी कि इंडक्टर कैपेसिटर एलसी सर्किट है, रेजिस्टेंस लेस सर्किट है, रेजिस्टेंस नहीं है। तो क्या इसमें एनर्जी लॉस होगा, नहीं होगा। और मान लो कि शुरुआत में कुछ एनर्जी इसमें भरा हुआ है, कुछ करंट था, इंड्यूस्ड करंट था। तो करंट स्टार्टिंग में आई नॉट है, इसमें चार्ज मान लो 0 है, तो इसमें एनर्जी है कितना, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और इसमें एनर्जी कितना है, 0 है। अब जब ये करंट आएगा तो इसमें चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो चार्जिंग स्टार्ट हो तो इसमें एनर्जी क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और इसका एनर्जी घटना स्टार्ट होगा। तो मान लो कि शुरुआत में इंडक्टर में एनर्जी भरा हुआ है 50 जूल और इसमें एनर्जी है 0। 50 में से 10 जूल एनर्जी इसके खर्च हो गया, निकल गया, तो 10 जूल किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। 10 जूल इसमें आ जाएगा, इसमें 40 बचेगा। 40 में से मान लो कि इसमें से 20 और निकल गया, तो इसमें कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और इसमें कितना बचेगा, 20 बचेगा। लेकिन दोनों का सम क्या है, शुरू में जो एनर्जी था उसके बराबर है। एक समय ऐसा हो सकता है कि इसका करंट पूरी तरह से खत्म हो गया, 0 हो गया, और पूरा एनर्जी इसमें चला गया, 50 आ गया। अब उसके आगे क्या होगा, अब ये जो है ना चार्ज हो चुका है, अब उसके बाद ये करंट फिर से भेजना शुरू कर देगा, तो इसका एनर्जी फिर घटना स्टार्ट होगा, इसका एनर्जी बढ़ना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से दोनों का एनर्जी क्या होगा, एक दूसरे में ट्रांसफर होता रहेगा, और पूरे सर्किट का एनर्जी हमेशा के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कभी इसका एनर्जी बढ़ेगा, कभी इसका एनर्जी 0 पर आएगा, 0 से मैक्सिमम बीच में इसका एनर्जी चेंज होता रहेगा, इसका एनर्जी उस तरह से 0 से मैक्सिमम बीच में चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगा, दोनों में ओसिलेट करता रहेगा। इस घटना को हम लोग बोलते हैं एलसी ओसिलेशन। तो अगर सर्किट में केवल इंडक्टर कैपेसिटर है तो वहां पर हम लोग को दिखाई पड़ेगा, वहां पर ऑब्जर्व कर पाएंगे एलसी ओसिलेशन, यानी कि इंडक्टर का एनर्जी कैपेसिटर में, कैपेसिटर का एनर्जी इंडक्टर में। जैसे मान लो कि दो बॉटल है, दोनों में पानी भर दिया गया और दोनों को फिर ज्वाइन कर दिया गया। तो इसका पानी इसमें, इसका पानी इसमें, दोनों कहीं भागने वाला नहीं है, ये दोनों मिलकर एनर्जी की तरह ही दोनों का वाटर कंटेंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस तरह से इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, इसका एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगा, दोनों का एनर्जी मिलकर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें पावर लॉस होने का स्कोप ही नहीं है, रेजिस्टेंस सही नहीं। तो अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं रहता है तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है। तो एक आसान सा क्वेश्चन सब दे रहे हैं, जैसे मान लो कि ये एक रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस गिवन है 0.8 हेनरी, और इसमें करंट है किसी इंस्टेंट पे करंट है आई नॉट बराबर 5 एम्पियर। बताना है कि टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर कितना होगा। रजिस्टर कितना होगा, 10 जूल। रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी हो जाए, रेजिस्टेंस बढ़ाने घटाने पे केवल टाइम का डिफरेंस होगा एनर्जी लॉस होने में, बाकी एनर्जी तो टोटल लॉस वही होना है जो इसमें स्टोर्ड है। आगे आंसर। तो
total heat energy dissipated, total heat energy dissipated बराबर इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, जो किसके बराबर है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर के बराबर। तो हाफ एल का वैल्यू 0.8, आई नॉट का वैल्यू 5, ये हो गया कितना 10, और आंसर किस में आएगा, जूल में, क्योंकि सब ऐसा सिस्टम में यूज किए हैं। तो 10 जूल। कोई दिक्कत इसमें है? ऐसा सिंपल सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाए, आ जाए तो बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो ये बनेगा कि नहीं। फाइंड टोटल हीट एनर्जी dissipated through resistance R। तो आंसर सबका आ रहा है, ऑप्शन में देते हैं। एक ऑप्शन हो गया 10 जूल, एक ऑप्शन हो गया 20 जूल, एक ऑप्शन हो गया 30 जूल, एक ऑप्शन हो गया 60 जूल। आया आंसर सबका कितना, 10 जूल ही, 10, और कोई और दूसरा ऑप्शन 10 ही आ रहा है सबका। तुम लोग का क्या 30 जूल, 30 जूल आ रहा है। देखो ऑप्शन में 30 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। 10 और 30 दो ऑप्शन, इसके अलावा कोई और ऑप्शन किसी का नहीं ना है? टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड, ये जानते हैं हम लोग। टोटल हीट एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू रेजिस्टर्स, ये फॉर्मूला आया था इसके लिए, इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ये कितना आ चुका है, 30 जूल आ चुका है। हाफ एल का वैल्यू 0.6 हेनरी, आई का वैल्यू 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 30 जूल। 30 जूल एनर्जी लॉस होगा पूरे सर्किट में। लेकिन क्वेश्चन में किससे पूछा गया है, आर से पूछा गया। तो यहां पर देखो कि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, दोनों में करंट सेम होगा। सीरीज में है तो करंट दोनों में सेम होगा। इससे अगर आई करंट गया है तो इससे भी करंट आई होगा, आई होगा। और पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर लॉस थ्रू रेजिस्टर होता है आई स्क्वायर आर। देखो दोनों में आई सेम है, तो रेजिस्टेंस जिसमें ज्यादा होगा उसमें पावर लॉस ज्यादा होगा। तो इसका रेजिस्टेंस आर, इसका 2R, रेजिस्टेंस डबल है तो इससे हीट लॉस भी क्या होगा, डबल होगा। हर समय पावर डबल है, आई स्क्वायर आर। तो इससे अगर मान लो कि टोटल हीट H निकला, तो इससे कितना हीट लॉस होगा, 2H होगा। और दोनों का मिलाकर के 30 जूल लॉस हो चुका है। तो रेजिस्टेंस R से H हीट निकला, 2R से 2H हीट निकला, दोनों से मिलकर के टोटल हीट निकल चुका है 30 जूल। तो H का वैल्यू कितना आ गया, 10 जूल। 10 जूल यानी कि रेजिस्टेंस R से कितना हीट निकलेगा, 10 जूल। यही ना आंसर होगा। तो आंसर ये होगा 10 जूल। 2R से कितना हीट निकलेगा, 20 जूल। पूछा था कि पूरे सर्किट में टोटल कितना हीट लॉस हुआ, तो 30 जूल। लेकिन पूछा गया केवल रेजिस्टेंस R से, तो ध्यान रखना है कि सबसे टोटल नहीं निकालना है, उसमें टोटल में से कितना उससे निकला, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस सीरीज में है। सीरीज में इन सीरीज कनेक्शन पावर लॉस किसके प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल। सीरीज कनेक्शन में पावर लॉस, हीट लॉस प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डबल है तो हीट लॉस डबल, रेजिस्टेंस हाफ है तो हीट लॉस हाफ। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम लोग सर्किट वाला क्वेश्चन हीट लॉस वाला पूछे थे, कैपेसिटर में भी, दोनों में सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है। जिससे दोनों को थोड़ा प्रैक्टिस करके रखेंगे, ये नहीं कि भूल गए समझने के बाद।
थोड़ा सा अगर तुम रिवीजन कर लोगे और क्वेश्चन बनाकर आएंगे एग्जाम में तो क्या दिक्कत है। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं आ रहा है। जहाँ भी स्विच का क्वेश्चन है, हीट लॉस का क्वेश्चन है, ये सब पे थोड़ा प्रैक्टिस करके रखेंगे। जो क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कम से कम उतना ही बना के जाएंगे तो एग्जाम में जरूर है कि क्वेश्चन आएगा तो बनेगा। कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि एकदम न्यू टाइप का आ रहा है कि देखने के बाद बहुत समय लगेगा। अब जो भी क्वेश्चन आता है उसमें से 90% से 80% क्वेश्चन ऐसा है कि देखने के साथ वो क्वेश्चन तुम्हारा सब कुछ पहले से देखा हुआ रहेगा, बस उसको उस समय कॉन्सेप्ट सही से अप्लाई कर आना चाहिए। अब चलो एक और क्वेश्चन बनाओ। बताना है कि रेजिस्टेंस आर से कितना टोटल हीट एनर्जी लॉस होगा। फाइंड, सब उसी टर्म में देना है, टोटल हीट एनर्जी, एनर्जी dissipated through रेजिस्टेंस आर कितना होगा। आगे आंसर सबका। तो यहाँ पर देखो कि रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल कनेक्शन में है। रेजिस्टेंस है पैरेलल में, रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करें, आई स्क्वायर आर की वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि इस बार दोनों में भी कॉमन है। आई स्क्वायर आर यूज करेंगे तो आई दोनों में अलग अलग है, वो निकालना पड़ेगा वैल्यू। तो हम लोग उससे अच्छा है कि पावर लॉस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। पावर लॉस इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि पैरेलल कनेक्शन में भी सब में क्या है, कॉमन है। तो इन पैरेलल कनेक्शन पावर लॉस प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r। पावर लॉस प्रोपोर्शनल टू 1/r। क्यों भी स्क्वायर बाई आर यूज किए, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल में भी सब में कॉमन होता है, भी सेम है दोनों में। अगर तुमको यूज करना है आई स्क्वायर आर तो आई दोनों में अलग अलग होगा, इसमें आई 2i हो जाएगा, इसमें आई होगा, फिर उससे भी निकालें तो रिजल्ट वही आएगा। तो हम लोग जल्दी में इसका सॉल्व करना चाहते हैं तो वी स्क्वायर बाई आर लेंगे। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उससे हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। तो इससे अगर मान लो कि हीट एच निकला, रेजिस्टेंस हाफ हो गया तो हीट लॉस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और दोनों से मिलाकर टोटल कितना हीट निकला, तो H प्लस 2H बराबर क्या हो जाएगा, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। तो H का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 एल आई नॉट का स्क्वायर। तो किससे पूछा गया है, आर से, तो आर से हो जाएगा 2H, तो 2 इंटू 1/6, तो डेल्टा हीट थ्रू 2R बराबर हो जाएगा 2 इंटू हाफ 1/6 एल आई नॉट का स्क्वायर। कितना आ गया, एल आई नॉट स्क्वायर बाई 3। तो इस तरह से अब तो हम तुमको बताए हैं 2 रेजिस्टेंस करके। अब क्वेश्चन में कभी हो सकता है कि रेजिस्टेंस यहाँ भी जोड़ दे तो 3 रेजिस्टेंस हो जाएगा। तीनों से टोटल कितना लॉस होगा ये तो तुम निकाल सकते हो, ये के बराबर। अब किसी एक से कितना पूछा गया तो सब डिस्ट्रीब्यूट करके देखेंगे कि किसे कितना हीट लॉस होना है। ये था ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। सवाल बहुत तरह का हो सकता है, जिसमें हम लोग कैपेसिटर में सब किए थे, एक बार उसको रिवाइज करो, वैसा क्वेश्चन इसमें भी आएगा। और कोई भी भारी सवाल इन सबसे नहीं आता है, बस रिवीजन सही से कर लेना है। और आने का चांस इस तरह का क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से एक और एक 2 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाना है।
एक कैपेसिटर से आना ही है, इंडक्टर से आना ही है, तो 2 क्वेश्चन तो तुम्हारा मिनिमम रखा हुआ है। तो जिस टॉपिक पे देखेंगे कि क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उस टॉपिक पे थोड़ा सा बढ़िया से प्रैक्टिस करके रखेंगे। अभी देखो कौन कौन सा टॉपिक आने वाला जिससे कि क्वेश्चन एक एक श्योर है, आना ही है, और तुम्हारा उससे क्वेश्चन बनेगा ही। क्वेश्चन भी कम है, उसमें पढ़ना भी कम है, कम समय में टॉपिक कवर होता है। अल्टरनेटिंग करंट एक क्वेश्चन आना है, 30 से 40 क्वेश्चन इससे टोटल होगा, उसमें से कोई एक आ जाएगा। एक हो गया एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट हो गया। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 2 क्लास का है, एक क्वेश्चन आना है, 2 क्वेश्चन हो गया। अल्टरनेटिंग करंट से एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से एक क्वेश्चन, उसके बाद बोर्स थ्योरी से एक क्वेश्चन, न्यूक्लियस से एक क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर में एक क्वेश्चन मिनिमम, सेमीकंडक्टर या डायोड, इन दोनों से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रहेगा ही। उसके बाद कितना हो गया, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो इधर तुम्हारा हो रहा है। और इधर ऑप्टिक्स तो पूरा चैप्टर बड़ा चैप्टर है, उससे तो 2 क्वेश्चन मान के चलो। लेकिन हम छोटे चैप्टर की बात कर रहे हैं, छोटे चैप्टर जो कि 4 क्लास में, 2 क्लास में, 2-3 क्लास में, ये भी 2-3-4 क्लास में, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान आता है, लोग इसको छोड़ देते हैं। तो इसके चलते यहाँ से हम देख सकते हैं कि 6 सवाल अभी जो है, जो तुम्हारा बनना श्योर है, जो कि मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं, इधर पढ़ाई नहीं करते हैं, और ये आसान है। एक तो और है कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन वो शायद सिलेबस में है कि नहीं देखना पड़ेगा, इस बार सिलेबस में शायद हट गया है, तो वो रहेगा। तो उससे भी एक क्वेश्चन, उसमें 3-4 क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन केवल उसमें कोई आना है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, सब याद है ना सबको, याद है पहले से। रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन ऐसे होता था ना, एक रेजिस्टेंस से दूसरा रेजिस्टेंस डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको कौन सा कनेक्शन बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। ये हो गया सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन रेजिस्टेंस का, तो इसमें हम लोग आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, तो इसमें आर इक्विवेलेंट होता था R1 प्लस R2 प्लस R3। एक रेजिस्टेंस है R1 R2 R3, तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। उसी तरह से अगर इंडक्टर है, इंडक्टर एकदम उसी तरह से काम करता है जैसे रेजिस्टेंस काम करता है, कॉम्बिनेशन में, कनेक्शन में। जैसे मान लो कि एक इंडक्टर है, दूसरा इंडक्टर है, तीसरा इंडक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 L3, तो यहाँ पर सबका इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जस्ट लाइक रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस में जैसे सबका सीरीज कनेक्शन में ऐड हुआ था, ये भी सीरीज कनेक्शन में है, तो सबका सेल्फ इंडक्टेंस ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3। तो हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है, एकदम उसी तरह से इंडक्टेंस का भी कॉम्बिनेशन होगा सारे केस में, सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, या जो भी हम लोग देखे थे, हर तरह से इंडक्टर का कॉम्बिनेशन उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से रेजिस्टेंस का करते थे। तो कॉम्बिनेशन में रिजल्ट यूज करते हैं सीरीज रेजिस्टेंस का, तो उसी तरह से इंडक्टर का भी रिजल्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। प्रूफ उसी तरह से करेंगे जैसे कि हम लोग प्रूफ रेजिस्टेंस में करते हैं।
टोटल वोल्टेज यहाँ से यहाँ चलेंगे तो कितना मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप, I इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू प्लस आई इंटू आर थ्री। यहाँ पर हो जाएगा I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बराबर हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। यहाँ पर कितना मिलेगा पोटेंशियल ड्रॉप, L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी प्लस L3 डी आई बाई डी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी को हटा दो तो क्या हो जाएगा, L इक्विवेलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। इसी तरह से पैरेलल में भी सेम हो जाएगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या होगा, एक इंडक्टर यहाँ पर है, उसके साथ पैरेलल में दूसरा इंडक्टर, तीसरा इंडक्टर, अगर ऐसे कनेक्टेड है तो सबके बराबर L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1 बाई L इक्विवेलेंट बराबर 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2 प्लस 1 बाई L3। तो बस यहाँ से आगे जो भी कैलकुलेशन करना है उस तरह से करेंगे जैसे कि रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेट करना है इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट, कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट ऑफ दिस सर्किट। इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होगा, जिस तरह से रेजिस्टेंस में करंट बढ़ता है उस तरह से इंडक्टर में भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, सीरीज पैरेलल में जैसे बताए थे। इंडक्टर सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह से होता है जैसे कि रेजिस्टेंस सब में होता है। आगे आंसर सबका, पहले सर्किट में निकालना होगा L इक्विवेलेंट। L इक्विवेलेंट कितना आ गया है, 7L, ठीक है। L इक्विवेलेंट, L इक्विवेलेंट निकालना है तो उस तरह से निकालेंगे जैसे कि रेजिस्टेंस का निकालता है। तो पहले 6 और 3 किस में है, पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन में है, तो 6 और 3 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 इंटू 3 बाई 6 प्लस 3, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, यानी कि L1 L2 बाई L1 प्लस L2। तो 6 गुना 3 बाई 6 प्लस 3, 2 हो गया ना, तो ये हो गया दोनों मिलकर के 2, 2L हो गया, और 2L और 5L सीरीज में कितना हो जाएगा, 7L। तो L इक्विवेलेंट हो गया 7L, और 7 इंटू L का वैल्यू कितना है, 0.2 हेनरी है, तो ये आ गया 1.4 हेनरी। और अब निकालो R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कितना ओम आएगा, तो 4 8 मिलकर सीरीज में कितना हो गया, 12 हो गया। ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज में हो जाएगा मिलकर के 12 ओम। 12 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 4 होगा, 12 गुना 6 बाई 12 प्लस 6 4, ये हो गया 4 ओम। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट क्या होता है, L इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट। तो L इक्विवेलेंट है 1.4 हेनरी बाई 4 ओम, तो 4 4 कटेगा, नहीं, तो आ गया 7/20 सेकेंड, यानी कि 0.35 सेकेंड। ये आ गया टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, 7/20 सबका आ गया था ना। अब तुम यहाँ पर देखो टाइम कांस्टेंट निकल चुका, पूरे सर्किट को एक रेजिस्टेंस से बदल सकते हैं, एक रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, पूरे इंडक्टर को एक इंडक्टर में बदल सकते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं कि ग्रोथ ऑफ करंट या डीके ऑफ करंट में क्या करंट का फॉर्मूला था, बैटरी से कितना करंट निकलेगा वो निकल जाएगा। अब इस करंट को बांटना होगा इसमें और इसमें, जैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है उस तरह से डिवाइड कर देंगे, करंट मिल जाएगा। तो जो हम एक सर्किट वाला क्वेश्चन बनाए हैं उसमें मान लो कि 2 लूप बना दिया जाए, रेजिस्टेंस ये सब जोड़ करके एक्स्ट्रा इंडक्टर जोड़ करके, तो बस यही काम करना है कि पहले एक लूप में कन्वर्ट कर लो, उसमें करंट निकाल लो और उस करंट को इसमें इसे बांटना है। यहाँ से करंट आएगा फिर इसमें जा रहा है तो इस दोनों में कितना कितना जाएगा वो भी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है, कौन सा टॉपिक बोल रहे थे? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बस टाइम हो रहा है, हमको ही पता है, उतना ही समय में निपटा देंगे, हम बता रहे हैं, मतलब बात बता देते हैं क्या है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है जल्दी समझते हैं। देखो, अभी तक हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, किसी लूप या कॉइल में इंड्यूस्ड वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ कब होता है डेवलप? जब फ्लक्स चेंज होता है। तो किसी लूप या कॉइल से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तो उसमें डेवलप हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ। और कहीं पर भी अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब किसी लूप में मान लो ये लूप लिए, और इस लूप में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो चुका है, मान लो कि इसका इतना लेंथ लिए, इतना लेंथ में ये वाला है हाई पोटेंशियल, ये है लो पोटेंशियल। इस लूप में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। तो जब किसी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब किसी लूप में फ्लक्स चेंज होगा, उसके चलते उस लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाएगा, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले जो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, उससे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल उल्टा है, अलग है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे वो कंजर्वेटिव था, ये वाला क्या है? नॉन कंजर्वेटिव। वो हमेशा ओपन होता था, ये हमेशा क्या बनेगा? क्लोज लूप। ये दोनों चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लास्ट टॉपिक यही है, और एक साइक्लोट्रॉन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।